है, ये लिंक है। और क्यूआर कोड जो है इसको आप फोटो निकाल ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल्दी मुझे 15 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, ये सेक्शन 3B जो है, ये जो बताया ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूँ। 3B में 6 महीने में एक्ट के लागू होने के बाद में पोर्टल पे डेटा अपलोड करना उस मुतवल्ली के लिए जरूरी है। और अगर नहीं करते हैं तो 6 महीने के बाद में हर मुतवल्ली को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर के एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिले का रीजन, और वक्फ ट्रिब्यूनल से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद 6 महीने का टाइम मिल सकता है। अच्छा, 6 महीने और 6 महीने 12 महीने के बाद फिर एक्सटेंशन का कानून में प्रोविजन नहीं है, फिर उसके लिए वक्फ एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर नहीं, ये दूसरी एक चीज है कि ये हो गया वक्फ पोर्टल पे डेटा अपलोड करना उनको जरूरी है जो ऑलरेडी औकाफ इदारे रजिस्टर्ड है, यानी अप्रैल के पहले जो इदारे रजिस्टर्ड है उनको ही अपनी इंफॉर्मेशन वक्फ पोर्टल पे अपलोड करनी है। जो इदारे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनको सेक्शन 36 में नए से रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके लिए भी इसी पोर्टल पर प्रोविजन की हुई है। अगर जिसको नया रजिस्ट्रेशन करना है या जो वक्फ नए 8 अप्रैल के बाद नए बने हैं या रजिस्टर नहीं हुए थे अभी रजिस्टर करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस पोर्टल पर प्रोविजन है। अगर उन्होंने भी नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो ये सेक्शन 61 जो खुसरो जी बता रहे थे कि पनिशमेंट क्या हो सकती है, ये उसकी पनिशमेंट 61 में पनिशमेंट का क्लॉज है। अगर आपने मुतवल्ली ने डेटा अपलोड नहीं किया 6 महीने के अंदर या एक्सटेंडेड पीरियड में, तो उसको 6 महीने तक की उसको फाइन हो सकता है कम से कम 20,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए, और 6 महीने तक की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट। और अगर आपने वक्फ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, नहीं कराया, तो भी उसमें भी 6 महीने की सजा का प्रोविजन है। तो वक्फ जो अनरजिस्टर्ड है उनको भी रजिस्टर कराना है, जो रजिस्टर्ड है उनको अपना डेटा अपलोड कराना है। दोनों चीजें हो कि अगर फेल हो जाते हैं तो इसके अंदर में सजा का प्रावधान किया हुआ है या फाइन भी हो सकता है। तो ये है, उसकी सीरियस बात है। इसलिए हर मुतवल्ली को इसको अपने को वाजे करा देना चाहिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, अपनी पनिशमेंट हो सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये दो सेक्शन 50,000 बता रहे हैं, नहीं 20,000 सर मेरा बताने का मतलब यही था कि उसकी अहमियत को समझिए और उसके नुकसानात को समझिए। मैं 50,000 तक का नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, नया आपको अगर डेटा अपलोड नहीं किया तो मिनिमम 20,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। और वक्त रजिस्टर नहीं किया, अगर आपका रजिस्टर्ड वक्त नहीं है, आपको वक्त रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, रजिस्टर में नहीं करते हैं, यानी एक होता है पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना, वो अलग बात है। एक है आपकी इंस्टीट्यूशन, मस्जिद, मदरसा अगर रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में तो उसको रजिस्ट्रेशन करना एक अलग बात है। दो रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन न करे। हमको डेटा अपलोड करना है 6 महीने के अंदर उन वक्फ का, उनका औकाफी इदारों का जो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है या चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड है, उनका डेटा अपलोड करना है 6 महीने में। इसकी सजा अगर नहीं किया है तो इसकी सजा मिनिमम 20,000 से 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी है और 6 महीने तक के इम्प्रिजनमेंट है। ये एक पार्ट हो गया। अब लाइन पर 50 बता रहे हैं आप। नहीं, 50,000 दूसरी चीज में। दूसरी है अगर वक्फ रजिस्टर्ड नहीं किया अभी तक का, और वो अगर आप 3 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं करते तो 50,000 तक की सजा का प्रोविजन है। तो दो अलग अलग चीजें है, नया वक्फ रजिस्ट्रेशन करना और रजिस्टर्ड वक्फ को डेटा अपलोड करना, दो अलग अलग बातें हैं। जी गुरु भाई, आप अपनी बात जारी रखें। जी, सवाल बाद में हम देखेंगे। जी जी, ये है नया पोर्टल। अगर आप जैसे ये पोर्टल को आप ये लिंक जो दी है उम्मीद डॉट, ये जो है वो, ये लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे या स्कैन कोड स्कैन करेंगे तो इस तरह का पोर्टल खुलता है। ये पोर्टल जब खुलेगा तो इसमें जो एरो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो काला एरो दिया हुआ है, इसका कहना है ये रजिस्टर्ड और साइन इन। पहले आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। यहां आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा विंडो खुलेगा। ये विंडो खुलेगा तो यहां पर लॉगिन बोलता है वो, यहां आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और ये गेट ओटीपी यहां क्लिक करना है। ओटीपी आपने क्लिक किया तो आपको आपके फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर डाला मुतवल्ली का या मुतवल्ली, नायब मुतवल्ली या मुतवल्ली का जो ऑफिसर होगा,
कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुतवल्ली नहीं करना चाहिए लॉगिन, उसका ऑफिसर भी कर सकता है, उसका एम्प्लॉय भी कर सकता है। तो उसका मोबाइल नंबर अगर डाल दिया, वो मोबाइल नंबर ध्यान रखे, वो मोबाइल पे लॉगिन ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आपको मोबाइल पे आया तो आपने इस ओटीपी की जगह पे वो मोबाइल को डालना है, और यहाँ मोबाइल पे डालना, और ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा को एक कैप्चा में एंटर करना है जैसा दिया वैसा। उसके बाद बड़ी में मीटिंग आप चल रही है, फिर वक्त लॉग की इन करना है। उसके बाद जब जैसे लॉग इन करेंगे तो आपको जो है ये वाला पेज खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजर। तो जो ये यूजर का लॉगिन, ये रजिस्ट्रेशन करना है। यूजर यानी कौन? जो डेटा अपलोड कर रहा है, वो मुतवल्ली भी हो सकता है, मुतवल्ली का क्लर्क भी हो सकता है, मुतवल्ली का ऑथराइज आदमी भी हो सकता है। उसको अपना यहाँ नाम वगैरह डालना है, कौन है वो, मुजावर है, मैनेजमेंट कमेटी है, मुतवल्ली है, ये डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। और उसको किसने ऑथराइज किया? अपॉइंटेड बाय बोर्ड ने। यहाँ अपॉइंटेड बाय में उसका बोर्ड का नाम, वर्क बोर्ड डालना है। इसके बाद में उसका पूरा डिटेल डालना, उसका नाम क्या है, मिडिल नाम क्या है, सरनेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और फिर उसको फिर वहां पर उसको सेंड ओटीपी पे क्लिक करके उसको फिर से ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आएगा तो वो ओटीपी डालने के बाद में उसको फिर ये उसके ये दूसरा इंफॉर्मेशन, ये विंडो खुलेगा। अगर अपने इसको फिर इसमें जो जो बंदा डेटा अपलोड कर रहा है उसका डिटेल डालने के बाद में उसका एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा। या एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट दिया हुआ है, ये एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पूरा डालने के बाद में ये सबमिट बटन के ऊपर अपने जब से क्लिक कर दिया तो आपका लॉगिन हो जाएगा, यानी यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपको एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद में अब आपको वक्फ के इंस्टीट्यूशन के डिटेल इंफॉर्मेशन डालनी है, मुतवल्ली की डिटेल इंफॉर्मेशन डालनी है। उसके लिए फिर से आपको यहाँ ये जो लॉगिन के ऊपर विंडो में जाकर के यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, फिर आपको लॉगिन का एग्जिस्टिंग वक्फ जो है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपको ये अपलोड डॉक्यूमेंट ये आ जाएगा। अब इसके अंदर में जो जो आप जो डेटा डाल रहा है बंदा, उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स हैं कि जैसे उसका एड्रेस प्रूफ है, आधार है, और जो भी मांगिया वो सारे उसके फोटो है, फोटो अपलोड करना पड़ता है। अगर मुतवल्ली अपलोड कर रहा है तो मुतवल्ली का फोटो लगेगा, मुतवल्ली का आधार लगेगा, मुतवल्ली का वोटर आईडी लगेगा, या एड्रेस प्रूफ लगेगा। इस तरह का ये विंडो खुलेगा। अच्छा, इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं जो एड्रेस प्रूफ करके, आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट जो उन्हें बताया पोर्टल ने, वो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड, पैन नंबर, ये कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ चलता है। दूसरा है फिर आपका एड्रेस प्रूफ जो डालना है आपको। एड्रेस प्रूफ में आपका बैंक अकाउंट पासबुक चलता है, इलेक्ट्रिक बिल चलता है, रेंटल एग्रीमेंट चलता है, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी भी चलता है। तो सिंपल है, वोटर आईडी आपके पास रखे और वो डाले। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है पोर्टल ने दिए है, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, दो चीज के लिए डॉक्यूमेंट या आपको पास में एड्रेस के और के आपके साथ में रखना पड़ेगा जब भी आप डेटा डाउनलोड करने जाएंगे तब। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आगे बताएंगे कि जो आपके पास रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद में अब आपने लॉगिन कर दिया तो अब ये नया विंडो खुल जाएगा। इसमें 3 तरह के ये ऑप्शंस आएंगे, आपको दिखेंगे। अपलोड एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वर्क्स, दूसरा है न्यू वर्क रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है लिटिगेशन। अब हमको जो है जो रजिस्टर्ड काफी इदारे हैं उनको यहाँ ये क्लिक करना है, अपलोड एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वर्क। जिसको नया रजिस्ट्रेशन करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, लेकिन अभी हमको उसका नहीं करना है काम। उसके लिए सजा ज्यादा नहीं है, उसके लिए थोड़ी बहुत पनिशमेंट फाइन हो जाएगा आपने 4 महीने के बाद में रजिस्ट्रेशन किया तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रजिस्टर्ड वर्क है उनका डेटा हमको अभी डालना है, वो उसके लिए आपको ये वाला पहला वाला विंडो है, इसको क्लिक करना है, अपलोड एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वर्क। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है उसके बाद नया जो है वो विंडो खुलेगा, ये वाला विंडो खुलेगा। इसके अंदर में वक्फ के बेसिक डिटेल्स मांगेगा आपको, आपके प्रॉपर्टी का जो है वो आपके पूरा डिटेल है, जो भी आपका जैसे मस्जिद है आपको तो मस्जिद के पूरे डिटेल्स वहां ये आपको मांगेगा। और उसमें पहला जो विंडो है वो है आपका इंस्टीट्यूशन या आपका वक्फ जो है या मस्जिद जो है कौन से
वर्क बोर्ड में अंतर आता है। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ दिया है कि आपने जैसे डेटा डाला महाराष्ट्र का एड्रेस डालेंगे आप, तो खुद ब खुद ले लेगा ये महाराष्ट्र वर्क बोर्ड, खुद ही आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में वो पूछेगा आपका अवकाफ रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा क्लिच है। अवकाफ रजिस्ट्रेशन नंबर में पहले जो था इसके अंदर में मिनिमम 4 डिजिट का नंबर और मैक्सिमम 6 डिजिट लेता था, बाद में उसको इम्प्रूवमेंट किया, अभी 7 डिजिट तक वो फिगर लेता है। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर समझो अगर 320 है तो 320 फिगर पहले लेता नहीं था। तो उसके लिए पहले आपको पहले आपका जैसा डिस्ट्रिक्ट का नाम का पहले 3 लेटर डालने पड़ते थे। जैसे अगर औरंगाबाद है तो AUR, और उसके बाद में फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर अब 320 है तो AUR 0320 ऐसा डालेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर प्रॉब्लम आए तो आप वक्त का जो ऑफिसर है तो फोन करके पूछ सकते हैं, लोकल वर्क ऑफिसर, उसका एड्रेस आपको शेयर कर देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद में नेम ऑफ वर्क डालना है, टाइप ऑफ वर्क डालना है। थोड़ा सा ये 2-3 चीजें समझना है। टाइप ऑफ वर्क किसको बोलते हैं, नेचर ऑफ वर्क किसको बोलते हैं। टाइप ऑफ वर्क मैंने इसके अंदर में आपको जो यूजर टाइप है कि वर्क बाय यूजर है या डेडिकेशन, वर्क बाय डेडिकेशन है, क्या है वो डालना है। यूजेस टाइप है जो मस्जिद है, मदरसा है, आशुरा खाना है, क्या है वो डालना है आपको। उसके बाद में नेचर ऑफ वर्क जो है उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और वो आपको डालेंगे। उसके बाद एक पूछा है वक्फ रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। वो अगर आपके पास है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो डालिए, नहीं है तो आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद मेजर पूछा उसने कि जो है आपका एरिया पूछता है वो कि एरिया कितना है आपके, जैसे मस्जिद है, मस्जिद का एरिया कितना है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में वो डालिए आप, और वो बाकी चीजें वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हो गया बेसिक में, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वक्त ज्यादा लगेगा। फिर एक है अगर वक्त के डिटेल्स डालना है, वाकिफ के डिटेल डालना है। वाकिफ का डिटेल्स वो पूछता है कि किसने जमान वाकिफ वक्त की थी। अब हमारी जितनी भी जायदादें है वक्त की पूरे हिंदुस्तान में 8.5 लाख जायदादें है, उसमें से करीब करीब आधी जो जायदादें है, आधा इंस्टीट्यूशन है, वो सारे वक्त बाय यूजर है। वक्त बाय यूजर बोलता है इनका वाकिफ का पता नहीं होता कि वाकिफ कौन है। तो इसलिए आपको भी अगर पता नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूशन का वाकिफ कौन है तो आप सीधा वक्त बाय, आपको टाइप ऑफ वक्त पूछता है कि वक्त बाय कौन सा टाइप ऑफ वक्त बाय यूजर है या वक्त बाय डेडिकेशन है। डेडिकेशन बोलता है कि किसने अपनी जमीन दे दी है, डेडिकेट करी है, उसका वक्तनामा है, तो वक्त बाय डेडिकेशन डालिए, नहीं तो वक्त बाय यूजर डालिए, सिंपल है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वक्त बाय यूजर जैसे डालेंगे तो आपको जो है वाकिफ की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपके वाकिफ की डिटेल नहीं तो आगे बढ़िए, आप एड्रेस डालिए, वाकिफ का नहीं है वो भी तो आप वक्त बाय यूजर डालिए, तो आपको ये पूछेगा नहीं कुछ भी, वाकिफ का वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। तो ये एड्रेस वाकिफ है, पता नहीं है तो आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने हर चीज को ये करना चाहिए। जो रेड कलर के स्टार लिए है वो कंपलसरी इंफॉर्मेशन है, जहां रेड स्टार लगा रही है वो इंफॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है। फिर प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज डालनी है यहाँ पर। उसके बाद में फिर वो आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा। लीज की इंफॉर्मेशन पूछेगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके कुछ लीज पे दिए है क्या, किराए पे दिए है क्या। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आगे का सवाल पूछेगा, नहीं बोलेगा तो आगे बढ़ जाएगा पोर्टल। इसके बाद में वो इनकम के बारे में पूछेगा। इनकम जो है आपके की इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर कितना है, 3 ही कॉलम यहाँ पर है। फाइनेंशियल ईयर पूछेगा 23-24, 24-25, 22-23 जो भी है उसका टोटल इनकम कितना था। उसके बाद में एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और वो बाद में खुद ही कैलकुलेट कर लेता है कि आपका जो है वर्क फंड कितना कैलकुलेट होता है, वो पूरी कैलकुलेट करेगा। आपको एक्सपेंडिचर डालना है, इनकम डालना है, और वो आपको ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर से डालना है। ऑडिट रिपोर्ट में जो आपका इनकम दिखाया है वो प्लस जो एक्सपेंडिचर दिखाया है वो, उसको माइनस करेंगे तो जो बचा है उसके ऊपर वो वर्क फंड कैलकुलेट करेगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कोई इसके वर्क पोर्टल के अंदर में सारा एक्सपेंडिचर माइनस करा रहा है, लेकिन कानून के हिसाब से सारा एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होता है। वर्क फंड देना है तो आपको कुछ ही जो एक्सपेंडिचर है वो माइनस होता है, और बाकी जो इनकम के ऊपर आपको 7% वर्क फंड लगता है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, इनकम की डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद में इंक्रोचमेंट कौन से आपके प्रॉपर्टी पे किसने इंक्रोचमेंट किया है। जैसे मस्जिद का कोई रूम है और कोई बंदा छोड़ नहीं रहा है और उसको इंक्रोचमेंट डिक्लेयर किया आपने,
तो ऐसे इनकी इनकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। या कोई जमीन है उसके ऊपर किसी ने इंक्रोचमेंट किया है तो ये इंक्रोचमेंट यहाँ डाल सकते हैं। और इसके अंदर में एक से ज्यादा इंक्रोचर भी हो सकते हैं, तो यहाँ ये प्लस की बटन है, आप उसको प्लस करते जाएंगे तो आपको इंक्रोचर्स के ऐड होते जाएंगे। तो एक या एक से ज्यादा इंक्रोचर्स की इंफॉर्मेशन आपको इसमें पोर्टल में डालनी है। इसके बाद में जो मैंने बताया कि अगर इनकम इनकम का जो ये पूरा टेबल है इसको थोड़ा सा अच्छा स्टडी कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको इनकम डालना है, एक्सपेंडिचर डालना है, ऑडिट रिपोर्ट भी अपलोड करना है। अकाउंट्स है तो अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करना है, ये देख लीजिए। इसलिए आप डालने के पहले आपका एक आधा ऑडिट रिपोर्ट तो भी आपके पास में रखे तो ज्यादा ठीक होगा, अकाउंट स्टेटमेंट भी पास में रखे तो ठीक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में है कि लैंड का जो है गवर्नमेंट लैंड की इंफॉर्मेशन मांगी है पोर्टल ने। अब वो पहले पूछता है कि आपकी मस्जिद या आपका जो वक्फ इंस्टीट्यूशन है ये सरकारी जमीन पर बनी है क्या, यस और नो। अगर आप यस करते हैं तो आगे का प्रॉब्लम आपके पीछे लग जाएगा। आप नो करते हैं तो आपको आगे का नहीं पूछेगा। अगर यस करते हैं तो फिर कौन सी जमीन है उसके आगे की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, कितनी जमीन पे इंक्रोचमेंट किया है, इंक्रोचमेंट काय का है, वो सब आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में लिटिगेशन का डिटेल डालना है। आपके समझो आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ कोर्ट केसेस चल रही है, ट्रिब्यूनल में चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट में चल रही है, इसका भी पूरा डिटेल आपको इसमें पूछ रहा है कि आपका लिटिगेशन का डिटेल डालिए। लिटिगेशन के डिटेल के लिए बहुत बड़ा एक अलग से उन्होंने विंडो भी बनाया है, तो मल्टीपल लिटिगेशन भी आप डाल सकते हैं। ये सारा ये चीज हो गई, लिटिगेशन डिटेल यहाँ दिया हुआ है, विंडो है। इसके बाद में अगर लिटिगेशन है तो यस करिए, नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो फिर पूछेगा नहीं आपको कि कौन सा लिटिगेशन है। आप नो करिए, आपके पास कोई कोर्ट केस नहीं चल रही है, आप सीधा नो करिए और आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। तो लिटिगेशन कोर्ट केसेस का डिटेल भी आपको पोर्टल मांग रहा है। इसके बाद में लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मस्जिद या मदरसा या आशुरे खाना या दरगाह अगर किसी जमीन पे बनी हुई है, उस जमीन का 7/12 आपके पास है या प्रॉपर्टी कार्ड है तो उसको आपको यहाँ अपलोड करना है, वो आपको रखना पड़ेगा साथ में। और उसका सर्वे नंबर वगैरह पूछ रहा है, पट्टा नंबर कितना है, प्लॉट नंबर कितना है, वो सब यहाँ आपको डालना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से विलेज में है, उसका विलेज का ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो तालुका के अंदर विलेज खुद ब खुद ले लेता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसका यूएलपी नंबर भी है, वो भी आपको पूछेगा, वो खुद ब खुद ले लेगा। तो इस तरह लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आपको अपलोड करना है, आपका 7/12 हो या प्रॉपर्टी कार्ड हो, जो भी आपके पास है, जिस पर आपका वक्फ इंस्टीट्यूशन खड़ा है, वो अगर आपने डाला नहीं डाला तो आपको कल पूछा जा सकता है कि भाई आप वक्फ की जमीन कहीं आपने सरकारी जमीन तो नहीं बनाया, इसलिए बेहतर है कि ये इन्फॉर्मेशन आप डाल ले। उसके अंदर में वो वार्ड नंबर कौन सा है, अगर आप रूरल अर्बन दो पूछता है, आपको रूरल में क्या अर्बन में, आपने रूरल में क्लिक किया तो आपको विलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, अर्बन क्लिक किया तो वार्ड नंबर वगैरह आपका नगर पालिका वो पूरा आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में फोटो अपलोड करना है आपका वक्फ का, आपका मस्जिद है तो मस्जिद का फोटो है, मदरसा है मदरसे का फोटो अपलोड करें। उसके बाद में एक टैगिंग फोटो भी होता है, एक जियो टैगिंग का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो एप्लीकेशन से जियो टैग कर सकते हैं, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है, वो यहाँ अपलोड करना है। और फोटो अपलोड करने का कितना साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये एक ऑप्शन है। और इसके बाद में एक सर्वे का डिटेल पूछता है वक्फ। अब सर्वे के बारे में मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में वक्फ के प्रॉपर्टीज का सर्वे हो चुका है 99 में। अब सर्वे तो हो चुका है लेकिन सर्वे का डिटेल आपके पास नहीं है, वक्फ इंस्टीट्यूशन के पास अवेलेबल नहीं है, वो वक्फ बोर्ड के पास अवेलेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लेने के लिए वक्फ बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप, नहीं तो वक्फ बोर्ड आप बोले कि आप वक्फ बोर्ड भरे, इन्फॉर्मेशन हम नहीं भरेंगे। तो सर्वे का डिटेल, क्योंकि सर्वे का अगर आप यस बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वे किया नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी का, क्योंकि कानून के हिसाब से पूरे प्रॉपर्टी का सर्वे एक बार सरकार ने करवा लेना चाहिए। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वे हुआ नहीं है, यूपी वगैरह में सर्वे हुआ नहीं है, इसलिए वहां पहला सवाल पूछता है कि आपके प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ है क्या। तो महाराष्ट्र में लेकिन सर्वे हुआ है, लेकिन आपने यस बोलेंगे तो आपको आगे का डिटेल पूछेगा कि उसका सर्वे का नंबर बताइए, उसका डेट बताइए, सर्वे का डिटेल बताइए, उसका अर्बन है ये सारी चीजें पूछेगा। आपने अगर नो बोला तो आगे बढ़ जाएगा। तो अभी बेहतर है कि अभी नो बोलिए, वो वक्फ बोर्ड वाले जो है वो आपका ये डिटेल भरते बैठेंगे, वो जो, क्योंकि इसके अंदर में सेकंड स्टेप है, आपने अगर जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा है उसको मेकर बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर चेक करेगा, उसको चेकर बोलेंगे।
और वो उससे चेक की हुई इन्फॉर्मेशन सीओ वर्कबोर्ड का या वर्कबोर्ड जो है उसको अप्रूव करेगा, उसको अप्रूवल बोलते हैं। ऐसे 3 स्टेप में इन्फॉर्मेशन चेक होने वाली है। इसमें अगर कोई गलत है तो वर्कबोर्ड वाले भर सकते हैं। इसके बाद में वो पूछता है गैजेट नोटिफिकेशन, अगर आपके प्रॉपर्टी का गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है क्या, क्योंकि सर्वे में जो प्रॉपर्टी है वो उसका गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है वो, लेकिन वर्क बोर्ड को पता है, वो आपको इंडिविजुअल पता नहीं है। वो आपके पास सिर्फ जो रजिस्टर्ड वर्क, उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो उसने बाकी डिटेल आपके पास नहीं है। तो ये इसके बाद में वो डिटेल ऑफ म्यूटेशन पूछता। अच्छा, डिटेल ऑफ म्यूटेशन, ये म्यूटेशन काय का है? ये आपके मैनेजमेंट कमेटी का म्यूटेशन नहीं है, ये म्यूटेशन है आपके प्रॉपर्टी का। 7 बार जैसे एक प्लॉट खरीदा आपने, एक प्लॉट मस्जिद को वक्फ कर दिया और वो मस्जिद प्लॉट जो वाकिफ के नाम से प्लॉट है वो मस्जिद के नाम से उसका म्यूटेशन हुआ क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ये म्यूटेशन डिटेल पूछ रहा है। ये अगर आपका आपके प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, सिटी सर्वे में या 7/12 में या तलाटी के पास में, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, यस डालना है, वरना आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में ये डिटेल ना म्यूटेशन आपको डालना है। ये म्यूटेशन आपको याद रखिए, ये म्यूटेशन आपके कमेटी का म्यूटेशन नहीं है, ये म्यूटेशन आपका जमीन के बारे में म्यूटेशन है। जो जमीन वक्फ की गई है, प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई है, या किसी मस्जिद के पास में बहुत सारी जमीनें होती है वक्फ की भी, उसका भी हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन का, मल्टीपल प्रॉपर्टी का डेटा भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो जमीनों का म्यूटेशन अप टू डेट किया हुआ है क्या 7/12 में प्रॉपर्टी तलाटी के रिकॉर्ड में, वो चीज पूछ रहा है यहाँ पर। इसके बाद में बाउंड्रीज पूछ रहा है। अब म्यूटेशन होने के बाद में म्यूटेशन में क्या बाउंड्रीज दिखाई है, ये यहाँ पूछता है। बाउंड्री 3 मरतबा पूछता है यहाँ पर अलग अलग। पहले आप जो वर्क पर डिटेल डालेंगे तो वहां बाउंड्री पूछेगा, म्यूटेशन डालेंगे तो वहां पर भी बाउंड्री पूछेगा, और आगे भी एक बाउंड्री पूछ रहा है। इसके बाद में ये डाटा आपने भर दिया। अब ये सारी चीजें आ गई आपकी, एनक्रोचमेंट आ गया, लिटिगेशन आ गया, लीज आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, अकाउंट आ गया, और ये सब आ गया। इसके बाद में अब ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी होगी। अब बोल रहा है, आपको पूछ रहा है कि इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन आप डाली इसको कंफर्म कर दूं क्या मैं? आप एस के बटन दबाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा, नो बोलेंगे तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जितनी डाली वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपको एस के वो बटन जैसे दबाएंगे आपको आगे बढ़ जाना है। तो आगे बढ़ेंगे तो ये इसके बाद में फिर आपको फिर दूसरा पॉपअप विंडो आता है कि प्रॉपर्टी ऐड कंफर्मेशन, डू यू वांट ऐड मोर प्रॉपर्टीज। अब आपके कई इंस्टीट्यूशन के पास में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आपको फिर से यस बोल करके फिर वो आपको वही पुराने विंडो पे ले जाएगा जहां वर्क प्रॉपर्टी का डिटेल का जो आपका विंडो खुला था वहां ले जाएंगे। फिर आप दूसरे प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन डालिए, फिर वो पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा। तो उसके बारे में हर चीज पूछेगा, एक्सपेंडिचर, इंक्रोचमेंट सारी पूछेगा। फिर ये विंडो आएगा, यहाँ पर फिर पूछेगा कि और कोई प्रॉपर्टी ऐड करना है क्या, फिर आप यस बोलिए, फिर नया विंडो खुल जाएगा। इस तरह आप कई प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट कमेटी के अंदर में 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कई लोगों के पास में मस्जिद होती है, मदरसा होता है, दरगाह भी होती है, कब्रस्तान भी होता है, तो वो इतने ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज उसके अंदर में डेटा डाल सकते हैं। अब ये हो गया आपका ये हो गया, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। अब इसके बाद में आपको एक आखिरी में एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। वो जो इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो इंफॉर्मेशन डालने के पहले उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो आपको मुतवल्ली के बारे में सवाल कर रहा है पोर्टल। अब पहला सवाल ये है कि हैव यू बीन कन्विक्टेड वंस फॉर ऑफिस, आपको कोई किसी पनिशमेंट हुई है क्या, किसी मुतवल्ली करके आपको कोई 61 में कोई पनिशमेंट हुई है क्या, आप कभी जेल गए हैं क्या, आप कभी डिस्क्वालीफाई हुए हैं क्या, आपको कन्विक्शन किया है क्या, आप में इंक्रोचमेंट के गिल्टी है क्या, आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है क्या। ये सारे एक 10 क्वेश्चन है, इस पे आप नो 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 करिए, सेफ हो जाएगा। आपने कहा यस किया तो आगे फिर प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अगर हम नो करें तो नो के बाद में आखिरी में ये इतने सवाल है, इतने सवाल करने के बाद में आपको डिक्लेरेशन पूछता है, आप डिक्लेयर करिए। आप क्या वो डिक्लेरेशन क्या है? आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस डॉक्यूमेंट इज ट्रू and accurate to the best of my knowledge and belief. I am well aware that the concealment of fact and giving false information is a punishable offense. तो आपको ये डिक्लेरेशन, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने पोर्टल पे डाली है या मेरे तरफ से डाली गई है, ये मैं ये ओथ लेकर कहता हूं कि ये मेरे इन्फॉर्मेशन सही डाली है
और इसके मैं डिक्लेरेशन करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने सही डाली है। और उसके बाद में आपको सबमिट के बटन क्लिक करना है। अब सबमिट के बटन जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका काम पूरा हो गया। फिर आपका एक नया विंडो में आपने जितने भी प्रॉपर्टी डाली है ये दिखाएगा। ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी, लिस्ट ऑफ द अपलोडेड रजिस्टर्ड वर्क, आपने कितने वर्क की इंफॉर्मेशन डाली है आपके अकाउंट में। जैसे यूजर अकाउंट आपने जैसे बनाया, उस अकाउंट में कितने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आपकी आपने डाली है वो यहाँ विंडो दिखा रहा है। ठीक है, और ये लिस्ट ऑफ अपलोडेड वर्क की दिख रही है। और इस तरह से ये अभी हुआ आपका इंफॉर्मेशन अपलोड करने का काम। फिर से मैं एक बार तो बता दूं कि ये थोड़ा समराइज कर लेते इसको कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो चीजें है, मुतवल्ली का रजिस्ट्रेशन इसमें करना है। मुतवल्ली के डिटेल मांगता है वो, उसका आधार लगेगा, उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा, वो सब लगेगा और फोटो भी लगेगा। ये चीज पहले अपने वक्त का पोर्टल आप अपलोड करने के पहले ये चीज आप पहले अपने पास रख ले कि मुतवल्ली का फोटो, उसका आधार, उसका वोटर आईडी, एड्रेस वो भी अपने पास रख ले। इसके बाद में टेलीफोन अपना मोबाइल नंबर लिख रहे, क्योंकि मोबाइल पर वो आएगा, ओटीपी आता है। मोबाइल नहीं रहेगा, वो मोबाइल अगर बदल गया तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप इंश्योर करें कि वो मोबाइल वही रहेगा आखिर तक आपका, जो वो मोबाइल रहेगा वही मोबाइल से आप ये करें। उसके बाद में वह प्रॉपर्टी डिटेल जो है ये आपको डालनी है। उसके दिशाएं में, कौन सी दिशा में क्या है, कैसा है, क्या है, कितना एरिया कितना है वगैरह, वो डिटेल डालनी है। इंक्रोचमेंट के डिटेल डालने हैं, वाकिफ के डिटेल डालने हैं अगर आपके पास है वाकिफ के डिटेल तो। अगर वाकिफ की डिटेल नहीं है तो वर्क बाय यूजर करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद में इनकम एक्सपेंडिचर की डिटेल डालनी है। फिर आपकी इंस्टीट्यूशन जहाँ खड़ी है वो गवर्नमेंट लैंड है कि प्राइवेट लैंड है, उसका इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। आप गवर्नमेंट लैंड अगर हाँ बोलते हैं तो उसके आगे के सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं बोलते हैं तो पोर्टल आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद लीजिंग के डिटेल्स है, आपने अपनी प्रॉपर्टी लीज की हुई है क्या, किसको लीजिए, कितने किराएदार है, और हर एक किराएदार की इन्फॉर्मेशन आप एड ऑन करते जाते हैं। आपके 10 किराएदार है तो 10 की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी और डालनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आपको इंक्रोचमेंट रिमूव करना है तो यही पोर्टल आपके काम में आएगा। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो ये पोर्टल, अगर आगे चल के सरकार ने ये पोर्टल को कनेक्ट कर दिया आगे कार्रवाई के लिए, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो डेटा डालने में हरकत नहीं है। उसके बाद लिटिगेशन कोर्ट केसेस का डिटेल डालना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिटेल डालना है, फील्ड सर्वे का और गैजेट नोटिफिकेशन का डिटेल डालना है, और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करना है। इस तरह से ये आपका सेंट्रल उम्मीद पोर्टल का जो है ये काम खत्म हुआ। और आपको अभी प्रॉब्लम है तो ये पोर्टल जो है इसका जो ओपनिंग पेज है इसके अंदर में जो रेड दिखा हुआ है ऊपर में, जो रेड लाइन में सर्कल किया हुआ है, इसका यूजर मैनुअल बताया है। इसको आप ओपन करेंगे ना तो आपको यूजर मैनुअल में हर चीज इंस्ट्रक्शंस में दी हुई है, और उसके कुछ वीडियोस भी बने हुए हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और यूजर मैनुअल में भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर ऊपर में ये जो यहाँ है हेल्पलाइन के नंबर लिखे हुए हैं एकदम सर के ऊपर। ये जो है, ये मेरा कर्सर जहां जा रहा है, ये यहाँ पर ये 1800 110 150 ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है, यूजर हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा, क्या करे। कई मरतबा ये इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि मैंने भी कई मरतबा कोशिश की तो मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप नीचे इसका ईमेल नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, support@gov.in। इसके ऊपर आप आपका कंप्लेंट लिखकर भेज दीजिए कि हमने ये कोशिश करी, भाई हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप कम से कम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो ये आपको करना है। और बहुत शुक्रिया। इसके बाद